गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंचस्थ महानुभाव सनातन जी, लक्ष्मण जी एवं संकुल प्रधान अध्यापिका शर्मिष्ठा जी एवं आए हुए शिक्षकगण, आज का विषय जो बताया है हमने बात की वो है जो शिक्षण का जिसको हार कहा जाता है, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, जिससे एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जिससे शिक्षा नापी जाती है। ये व्यक्ति शिक्षित है या अशिक्षित है, वो कैसे पता चलता है? वो कपड़े से पता चलता है, वो कुछ व्यवहार से पता चलता है, या कुछ डिग्री से, या कुछ उसके पास और कुछ है, किससे पता चलता है? तो अभी के पैरामीटर्स लगभग अलग है। डिग्री से कोई एक संस्था कहती है तो उसके प्रमाण पत्रों से, लेकिन यदि उपनिषद को हम देखें तो तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा का जो परिणाम है, शिक्षा का जो मापक है, उसको बताया गया है पंचकोश के विकास को। पंचकोश का विकास कितना हुआ है उस पर व्यक्ति पता चलता है कि वो शिक्षित है या नहीं है। बजाय उसने और शिक्षा ली हो न ली हो, वो बात अलग है। तो ये जो पंचकोश की बात है वो हमने शायद नाम तो सुने ही होंगे। वो विद्यार्थी और शिक्षक उसको किस तरह से उपयोग आता है, उसका प्रायोगिकरण कैसे होता है, उसका भारत में एक कार्य जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत का था, वो पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी वाराणसी के थे। उन्होंने पंचकोश की पूरी मैपिंग की। अभी के जो लोग हैं, अभी का जो काल है, उसके अनुरूप उन्होंने ये सब बताया है कि आप किस तरह से पंचकोश के सिद्धांत का प्रायोगिकरण करोगे, किस तरह से उसका व्यवहार करोगे और किस तरह से उसको जानोगे। वो यदि हम नहीं जानेंगे तब तक शिक्षा का जो एक पहलू है वो पहलू अछूता रह जाएगा, जो हमारी संस्कृति का मुख्य पहलू है, मुख्य आधार है। तब तक शिक्षा पुस्तक से संबंधित होगी, तब तक शिक्षा के बाह्य परिणाम होंगे। बाह्य परिणाम अर्थात किस तरह से कपड़े पहनना, किस तरह से बातें करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो एक सभ्यता का भाग है। ऊपर सभ्यता से ऊपर संस्कृति आती है। सभ्यता बाहर की है, जैसे आप कपड़े पहने, हम यहाँ चप्पल पहन कर नहीं आए, आप लोगों ने सब बाल अच्छे करके में आप सब लोग आए, तो ये सब सभ्यता का भाग है। वो शिक्षा का बाह्य प्रभाव है और वो पूरी जगह पर हो सकता है, वो कोई भी करा सकता है, वो राज्य से भी हो सकता है। वो कोई एक व्यक्ति को बिठा दिया एक डंडा लेकर तो भी वो करा सकता है। उसके लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। कंपनी है, उसमें से कपड़े पहनकर जाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है। एक नियम कर दिया, एक को समझा दिया, ओके, बाह्य परिवर्तन हो गया। एक दिन काले कपड़े थे, दूसरे दिन व्हाइट का नियम कर दिया। उसमें एक टेलर चाहिए, उन्होंने कपड़े बनवा दिए, एक ने पहनने के दे दिए और दूसरे ने चेक करने को बताया, जैसे हम अभी सब व्यवस्थाओं में करते हैं। वो शिक्षा का जो बाहरी पहलू है वो तो पूरे विश्व में, लेकिन भारतीय उपनिषद ये बताते हैं कि शिक्षा का एक जो आंतरिक पहलू है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और वही सही मायने में पहलू है, वही शिक्षा का प्राण है।
वही सेंटर को रखकर भारतीय ऋषि मुनियों ने शिक्षा व्यवस्था की रचना की। वही शिक्षा का मुख्य आयाम है। वो आंतरिक पहलू है, वो परिवर्तन करता है, वो आंतरिक परिवर्तन है। और जब तक हम वो नहीं जानते हैं तब तक हम भी विद्यार्थियों में बाहरी बदलाव ला सकते हैं। वो दबाव से भी हो सकता है। आंतरिक परिवर्तन नहीं ला सकते। और शिक्षक का मुख्य काम वो है आंतरिक परिवर्तन लाना। बाह्य परिवर्तन के लिए बहुत लोग हैं, राज्य व्यवस्था है, सत्ता है, वो हमारे से ज्यादा और अच्छी तरह से बाह्य परिवर्तन ला सकती है, हमारे से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो आंतरिक परिवर्तन है वो विश्व में कोई एक मात्र कर सकता है। कोई एक सत्ता कर सकती है, कोई एक व्यवस्था कर सकती है, तो वो केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक ही जो आंतरिक परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए आंतरिक परिवर्तन करने के लिए उसके पास कुछ चाहिए, उसके पास भी कुछ चाहिए, अपनी समझ चाहिए, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जो कागज पर नहीं हो सकता है। कम से कम माध्यम कागज हो सकता है उसका, ऑन पेपर बहुत कम होगा, ये ऑन हार्ट बाय हार्ट होगा। साधन कम से कम होंगे, साधना ज्यादा हो। इसलिए जो शिक्षक है उसको सही मायने में शिक्षक बनने के लिए जो आंतरिक परिवर्तन कर सके, इसकी योग्यता पाने के लिए अपने कर्तव्य का और अपने कर्तव्य को निभा पाए, वो सक्षमता लाने के लिए कुछ जरूरी होता है। उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय वो है पंचकोश को जानना, पंचकोश के विकास को जानना। इसकी थोड़ी मैं आज बात करूंगा और थोड़े उसमें गुण चाहिए। वो गुण क्या है? बच्चों के साथ अभी हम शिक्षा का कार्य करते हैं तो इसके लिए थोड़े गुण चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसका शरीर सौष्ठव चाहिए, वो थकने वाला नहीं चाहिए, टीबी वाला नहीं चाहिए, रोगी नहीं चाहिए, तो ही वो अपना काम कर सकता है। किसानी करता है किसान, उसके पास कुछ चाहिए। एक मिलिट्री में जाता है, फोर्स में जाता है कोई भी, तो उसके पास एक चौड़ी छाती, मसल्स, ये सब चाहिए। हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास तो ऐसे पैरामीटर्स नहीं है। तो क्या चाहिए उसके लिए? क्या केवल डिग्री, एक प्रमाण पत्र, इंटरव्यू वो काफी है, वो पर्याप्त है? तो हमारे यहाँ बताए वो पर्याप्त है। वो तो एक बाहरी व्यवस्था है। आंतरिक व्यवस्था में क्या चाहिए तो वो परिणाम ला सके। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य विश्व का चाणक्य बताता है वो शिक्षक का है। क्यों शिक्षक का है? क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बीज में वृक्ष को और फल को देख सकता है। बाकी सारे लोग फल में बीज को देखते हैं। कोई आम लाया तो उसमें बीज है, गुठली है, वो सब बताए, वो अनपढ़ भी बता देगा, बराबर। छोटा बच्चा भी बोल, उसको बताओ ये आम है, इसके अंदर क्या है, तो बोला गुठली। उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो सब देख सकते हैं, वो सब अनुभव कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष है, वो सब जानते हैं। लेकिन गुठली में आम है वो बच्चा नहीं जानता है, वो अज्ञानी नहीं जानता है। और एक आम नहीं है, हजारों लाखों आम है एक गुठली में। एक आम में तो एक ही गुठली है, लेकिन एक गुठली में लाखों आम है। वो कौन जान पाता है? जो वो सीड का साइंस जानता है। एक बीज में एक आम नहीं है, लाखों आम एक सीड में।
दिखता है तो बहुत छोटा, आम बड़ी दिखती है, लेकिन महत्व किसका है? क्योंकि एक आम दूसरे आम को तैयार नहीं कर सकती। वो बड़ी होगी, सुंदर होगी, दिखने में बहुत अच्छी होगी, उसका फोटो अच्छा आएगा, अपलोड करोगे तो लाइक ज्यादा आएगी। गुठली को करो कुछ नहीं होगा। तो सारी व्यवस्था है वो आम जैसी है। IAS, IPS अधिकारी, राजनेता, सांसद, धारासभ्य, ये सभी वो आम है। वो आम नहीं तैयार कर सकते, वो आम हो सकते हैं, किसी तरह से आम बन गए। आमदार खासदार कहते हैं ना, तो वो बन गई। लेकिन उसको आम यदि किसी को तैयार करना है तो कौन तैयार कर सकता है? सीड, बीज तैयार कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास संभावना है। ये सीड की तरह सारे बच्चे, उसमें भी अनंत संभावना है। बड़े लोग बन गए वो आम, उसके ऊपर पूरा संप्रदाय वगैरह कार्य करते, वो आम को सुधार देगा। पक गई है, किस तरह से वो क्या होगा, हरी की पीली कैसे हो जाए, पीली की हरी कैसे हो जाए, केमिकल डाल के, वो सारे लोग कर रहे हैं। सामाजिक संस्थान, ये सभी हमारी जैसी संस्थाएं सब कर रहे हैं। गुठली है, उसमें अनंत संभावनाएं। तो शिक्षक के पास पहली क्षमता ये होनी चाहिए कि उसकी संभावना को पहचाने। वो माता पिता नहीं पहचान सकते हैं, वो समाज नहीं पहचान सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उससे काम करवा सकता है, लेकिन उसके पास जो संभावना है वो एकमात्र पहचान सकता है, वो शिक्षक है। वो शिक्षक है। और उसका एक निर्णय कितना मायने रखता है वो आप अनुभव कर सकते हैं। और चाणक्य ने इसका उदाहरण दिया है खुद के जीवन से। चंद्रगुप्त की बात आपको पता होगी, शायद नाम सुना होगा आपने, जिसके कारण शायद हम ऐसे लोगों के कारण यहाँ बैठ पाते हैं आज, जो भारत में थोड़ी सी भी शांति बची है। उसका श्रेय जो बहुत लोगों को जाता है, उसमें से एक चंद्रगुप्त। बड़े दिखने वाले कार्य बड़े नहीं होते हैं, छोटे दिखने वाले कार्य बहुत बड़े होते हैं। छोटा दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा होता है। उसका जीवंत उदाहरण शिक्षक है। तो वो तक्षशिला विद्यापीठ में पढ़ा रहे थे। एक ही जगह पर बहुत ऐसे आचार्य एक साथ आ गए थे। उसमें राजवेद जीवकाचार्य, आचार्य चाणक्य और पाइथागोरस, बराबर, वो जिसका हम प्रमेय पढ़ते हैं, जिसने यहाँ आकर पृथागोरस ऐसा नाम रखा था। हम पढ़ते हैं ना उसके बारे में भी। उसका सिर का दर्द वहां उसके देश पे कोई ठीक नहीं कर पाया, तो राजवेद जीवकाचार्य ने उसकी दवाई की और वो बहुत प्रभावित था राजवेद जीवकाचार्य जी से, उसकी प्रतिभा से, उसकी प्रज्ञा से। और उसने उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा कि मैं जो ये दुनिया को दे पाया उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं किसी का मानता हूं तो राजवेद जीवकाचार्य का है, जिसने मेरा सिर मिटा दिया, इसलिए टीक पाए यहाँ, नहीं तो मैं ये काम नहीं कर पाता। तो ये सब वहां थे आचार्य। चाणक्य थे, वो अलग अलग जगह प्रवास में निकलते थे। अब चाणक्य में एक विशेषता ये थी, जो ये शिक्षक की क्षमता है ना, वो अपार थी। वो बीज में वृक्ष को, फल को बहुत देख पाते थे। अभी तो बहुत लोग फल में ही बीज को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके पास ये प्रतिभा थी। तो वो एक गांव से निकले। वहां पर एक बच्चा बड़ी पातली पर बैठकर छोटे बच्चों को काम दे रहा था और ये समझा रहा था कि ये काम मैं आपको दे रहा हूं, ये काम नहीं हुआ, कहीं अटक जाओ तो मुझे पूछना, और काम पूरा हुआ तो मुझे सूचित करना, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत काम है।
आपने काम पूरा किया, बताया नहीं कि मैंने काम पूरा कर दिया है, तो मेरे पास और काम है, वो मैं कैसे दे पाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो दो बात करना, काम में अटक जाऊं तो मुझे पूछना, पूरा हुआ तो सूचित करना, तो नहीं तो मैं काम चल रहा है ऐसा समझूंगा। चाणक्य ने वो सुना, उसने किया, ये राजनीति का सिद्धांत कह रहा है, छोटा सा बालक है, उसको तो पता नहीं है, ये जन्मजात लीडर है, ऐसे गुण होते हैं, कोई किसी के पास सहज होते हैं। तो वो वहां गई और उन्होंने नाम पूछा, क्या करते हो पूछा, थोड़ी देर में उन्होंने जान लिया, यार इसमें क्षमता है, ये बीज को यदि खेत और पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी फसल उग सकती है। अब ये ताकत किसी के पास भी नहीं, ये राजा के पास भी ये शक्ति नहीं है, ये काम केवल और केवल शिक्षक कर सकता है। अब ये निर्णय कितना बड़ा भारत के लिए साबित होगा, आप देखिए, एक छोटा सा ये घटना केवल आधे घंटे की। अब जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे की माँ कहाँ है, तो उसके पिता तो थे नहीं, माता मजदूरी करने जाती थी और उसको बिठा कर जाती थी, तो सारे बच्चे खेलते थे। तो उसने मना किया कि नहीं, मैं तो इसको नहीं भेजूंगी पढ़ने के लिए, पढ़ना तो हमारा काम ही नहीं। तो चाणक्य ने वहां समझाया कि अब पढ़ाइए वो सब। दूसरी बात यह आई कि उसके पास कुछ था भी नहीं, पैसा वगैरह। तक्षशिला विद्यापीठ में चाणक्य जी ने कहा कि इसको ले लेना चाहिए, बहुत लोगों ने मना किया, क्योंकि वो तो बाह्य देखते थे सब कुछ कि इसमें तो कोई पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका परिवार ऐसा नहीं है, और इससे आई क्या है, मिलने वाला तो कुछ है नहीं उससे। चाणक्य ने कहा कि इसको लेकर यदि ये विद्यापीठ को, तब तो सोना मोहरे वगैरह चलते थे, तो 5 लाख खर्च करनी पड़े सोना मोहर, तो भी करके इसको पढ़ाना चाहिए। इसको पढ़ाने के लिए विद्यापीठ को जो भी कुछ करना पड़े वो सस्ता सौदा है, वो करना चाहिए। ऐसी वो सबको निवेदन करके वहां माँ को समझा के, दोनों तरफ से समझा के उसको लाए पढ़ाने के लिए यहाँ पर बाल वर्ग में। और उसके बाद इतिहास साक्षी है कि उन्होंने अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कराया चंद्रगुप्त, और वो कितना सफल साबित हुआ उनका ये एक निर्णय कि भारत में जब कोई राजा टिक नहीं पाए थे सिकंदर सामने या उस तरह की लड़ाइयों में, तो चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छी तरह से वो मोर्चा संभाला था चाणक्य के निर्देशन में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो संभावना को देख पाए, वो पहचान पाए या इसमें संभावना है। तो प्रथम ये होगा, अवलोकन से हमारी शक्ति जो है वो सबसे प्रथम ऑब्जर्वेशन की होनी चाहिए। हम अवलोकन कितना कर पाते हैं बच्चे का। शिक्षक होने के नाते हमको पता होना चाहिए किस बच्चे में कौन सा दोष है, क्या गुण है, उसकी क्या न्यूनता है। हम किसी शिक्षक को पूछते हैं कि आपके बच्चे बोले सब अच्छे, भगवान का रूप है। हम किसी में कुछ देखते ही नहीं बुरी बात। अब ये बात सही है, ये तत्वज्ञान की बात है, सब भगवान, सब में भगवान है। वो ये धून भजन कथा की बात है, सब में भगवान है। क्यों? क्योंकि आप जब तक उसके दोष नहीं देखेंगे तब तक उस पर काम नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। वो भ्रांति में रहेगा, वो उसके माता पिता और हम लोग सब। कोई कैंसर वाला मानने लगे कि मैं गामा पहलवान हूं, मैं गामा पहलवान हूं, मैं स्वस्थ हूं पूरी, तो हो जाएगा नहीं ना। और हम मानेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। आयुर्वेदिक कुछ भी दवाई देते हैं वो, उसको पहले तो ये मानना होगा ना वो कैंसर वाला है,
तभी वो आगे बढ़ेगा ना कि हाँ मुझे कैंसर है, वो स्वीकारना पड़ेगा। उसके बाद कोई काम कर सकता है दवाई का। हम गुरुकुल से फॉर्म निकालते हैं बच्चों के एडमिशन के, उसमें हम लिखते हैं कि बच्चों में कोई दोष है तो बताओ, इतने अक्षरों में लिखा होता है कॉलम। तो इतने बड़े अक्षरों में उनके माता या पिता लिख कर भेजते कोई दोष नहीं है। आप समझ गए? कोई अवगुण है तो बताओ, तो कोई अवगुण नहीं है, इतने बड़े अक्षरों में हाईलाइटर करके समझ। तो हमारे यहाँ से मेल करके या टाइप करके आंसर देते हैं कि तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारे गुरुजी आपके यहाँ आए। क्योंकि एक दोष वाला व्यक्ति दोष बिना वाले के पास जाएगा कि दोष बिना वाला दोष वाले के पास आएगा? कौन किसके पास जाना चाहिए? हमारे पास तो बहुत अवगुण है, तो हमको उसके पास जाना चाहिए। उसके पास अवगुण ही नहीं है, गुण ही गुण है। ये क्या दिखाता है? उसका अवलोकन में। सर्वप्रथम शिक्षक का कार्य कहां से शुरुआत होती है? शिक्षा की शुरुआत कहां से है? अवलोकन। हम 10, 20, 30, 50 को पढ़ाते हैं, उसमें से सबसे पहला गुण विकसित करना है अवलोकन का। चाणक्य के जो बताया उसके पास था वो, तो वो पहचानते, क्योंकि उसका अवलोकन कोई नहीं करता है। घर वाले उसके वर्षों तक साथ रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि कोई दोष नहीं है। जब वो हमारे पास आता है तो हम तो देखते ही कहते हैं कि ये तो उसमें तो दोष ही दोष भरे हैं, खदान है पूरे दोष की, एक भी व्यवस्थित बात नहीं है। तो क्यों दिखता नहीं है? क्योंकि वो शक्ति विकसित नहीं थी। शिक्षक के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो और किसी में नहीं है, यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब जो दूसरे के पास नहीं है, वो क्या है? वो सबसे बड़ी शक्ति है अवलोकन शक्ति। तो सबसे शिक्षक का पहला कार्य उपनिषदों में बताया कहां से शुरू होता है? अवलोकन। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें वो अवलोकन करेगा कि इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्या न्यूनता है, इसके क्या दोष है, वो कैसे, तब उसके ऊपर हम विचार कर पाएंगे कि वो कैसे हम निकालेंगे। क्योंकि हमारा काम सही मायने में वही है। इसलिए एजुकेशन का अर्थ आप डिक्शनरी में देखोगे तो एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, अंदर की क्षमता, अंदर से कुछ बाहर निकालना। अभी की जो शिक्षा की व्याख्या है वो शिक्षण का प्रवाह ऐसे दिखाती है, बताती है कि बाहर से अंदर डालना अर्थात शिक्षण। बाहर कुछ माहिती है, इंफॉर्मेशन है, उसको अंदर डाल दिया, वो शिक्षण हो गया। लेकिन भारत के ग्रंथ, भारत के ऋषि जिन्होंने सही मायने में शिक्षा को जाना है, वो ये बताते हैं कि शिक्षा अर्थात बाहर से अंदर डालना नहीं, अपितु अंदर से बाहर निकालना। लक्ष्य क्या? अंदर से बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालने के लिए जो उपयोगी होता है वो हम डालते हैं। जैसे कुएं में से कोई पानी निकालने के लिए जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या होगा? पहला वो पात्र लेगा, तो वो पहला स्टेप क्या करेगा? बाहर से अंदर डालेगा पात्र। लेकिन उसका लक्ष्य ये है कि बाहर से अंदर डालना पात्र को, तो वहां पूरा कर देगा वो। जहां लोग ज्यादातर शिक्षक ज्यादातर स्कूल में ये पूरा कर देते हैं, पात्र को डाला कुएं में, बस हो गया पूरा। अब फिर वो शिकायत करते रहते, पानी निकलता नहीं, पानी निकलता नहीं, कोई परिणाम दिखता नहीं। परिणाम दिखता नहीं, कहां से दिखेगा? क्योंकि उसने बाहर तो कुछ निकाला ही नहीं, उसने अंदर डाल दिया सब कुछ। और वो बताते प्यास बुझी नहीं, प्यास बुझी नहीं, क्योंकि कुएं में पात्र ही पात्र डालते रहते हो। निकालने का काम तो किसी को करना पड़ेगा। वो है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट। अंदर जो सुषुप्त है उसको जागरूक करना, वो जागरूक करना, उसको बाहर निकालना, तो उसको कहते हैं शिक्षण।
तो उसकी शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत है अवलोकन से। हम उसको कितना पहचान पाते हैं, इसके लिए कुछ बातें जरूरी है। ये पंचकोश के विकास की बातें हैं। ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे? उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं। ज्यादातर शिकायत वही होती है, वो लंबे पैर करके बैठता है, बराबर है। कोई कुछ तरह के नए कपड़े पहन कर आता है, कुछ वो तो स्थूल है, वो नहीं। पंचकोश के विज्ञान के आधार पर उसका ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास, तो वो ऐसा कहते हैं मैं आपके कपड़े देखकर बताता हूँ या स्किन देखकर बताता हूँ कि आपकी गोरी है कि काली है, उसके अनुसार दवाई देता हूँ। वो क्या देखता है? अंदर की हड्डी देखता है। वो फोटो नहीं निकालता कैमरे से, वो एक्सरे निकालता है। तो फोटो निकालने वाले पूरे विश्व में, पूरे जगत में, उसके माता पिता उसकी फोटो निकालते हैं, ये देखो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अच्छा है, सब बराबर है। शिक्षक क्या है? एक्सरे निकालने वाला है। उसके लिए उसके पास कुछ ज्ञान चाहिए, तो वो है पंचकोश का ज्ञान। ये पंचकोश की भूमिका मैंने बताई। अब वो पंचकोश का ज्ञान उसको चाहिए, उसकी थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद डिटेल में उसका वर्णन है। वो सीखने से क्या होगा? हमारी अवलोकन शक्ति बढ़ेगी, हम अवलोकन कर पाएंगे। और अवलोकन करने से पहला ये होगा कि कोई ऐसे दोष है, कोई इसके गुण है, कोई इसमें असाधारण क्षमता है। एक मैं उदाहरण बताता हूं। मैं गुरुकुल में कार्य कर रहा था, इसमें से ट्रेनिंग या प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें हर हफ्ते एक फॉर्म भरना होता था। आपने जो अवलोकन किया तो उसमें क्या क्या देखा, क्योंकि सब जगह। उसमें एक लड़का आया, वो उस माता पिता चेन्नई में रहते थे, व्यापारी परिवार था, पढ़ता नहीं था और फेल हो जाता था। ज्यादातर इंग्लिश में और दूसरी भाषा में फेल होता था, लैंग्वेज में। वो बोलने से पता चलता था कि उसको लैंग्वेज में थोड़ी तकलीफ है। तो वो एक विषय में फेल हुआ तो सब विषय में फेल कर देते हैं हम लोग। सब में मिनिमम तो 35 कितना है, उतना तो आना चाहिए ना। उससे कम आया तो फेल हो गया वो, बाकी में 99 है, ओके, वो नहीं दे। एक में 35 नहीं आया तो फेल। तो उसको उठा लिया था स्कूल से, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था, फेल होता था 2-3 बार। और ज्यादा फेल हुए तो वो भी अपने आप को न्यूनता, लघुता ग्रंथि फील करता था, माता पिता भी लघुता ग्रंथि फील करते थे। और समाज में तो जो बच्चा सब फेल होता है उसके बारे में ज्यादा पूछा करते हैं। हमको पता चला किसी का बच्चा एसएससी में फेल हो गया तो सामने से फोन करते, एसएससी का रिजल्ट आया, तो वो बात नहीं करना चाहता है, तो भी हम कहते कि अच्छा आपने बेटे ने दी थी ना, तो बोले क्या वो तो बोके हो तो क्या हुआ, उसके मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि फेल हुआ। तो वो भी ऐसा बताता है, क्या वो तो अगले दिन बुखार आया था, वो तो मना कर रहा था, हमने ही उसको भेजा था परीक्षा देने के, तो उसका मन नहीं था लेकिन दिया तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ कि वो गुरुकुल के लिए उसने आवेदन किया, उसके माता पिता है, तो बोले कि अभी तो कोई स्कोप नहीं है, हमारे पास व्यापार है लेकिन अभी उसको बिठाना नहीं चाहते, भविष्य में बिठाएंगे, अभी समय ही समय है, डिग्री की कोई चिंता नहीं। तो आपको लगे ऐसा तो आप पढ़ाना, नहीं तो इधर आपके पास रखना, जो होगा वो बराबर है। वो बोले ऐसे भी घाटा ही है, अब कुछ घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोले आपको यदि नहीं तो केवल रखना, उसके पास थोड़ा बहुत काम करवाना, थोड़ी बातें सिखाना, आपके साथ ले जाना कहीं और कुछ सिखाते रहना। हमने कहा वो ठीक है, इसके लिए हम तैयार है, वो कोई बात नहीं, उसमें हमको कोई घाटा नहीं। हमको लगेगा तो हम बच्चों के साथ बिठाएंगे, नहीं तो मेरे साथ वो आएगा कभी। तो वो आया, तो उसका हमने 7 दिन ऑब्जर्वेशन किया, उसको सब्जी लेने भेजा, वहां अलग अलग काम दिए। उसमें हमने शिक्षक को कहा कि आप अवलोकन से एक का, तो उसमें एक गुण ऐसा था, वो ध्यान में किसी के नहीं आया था और शायद जीवन भर वो ध्यान में नहीं आता। वो था, वो तुरंत गिनती कर पाता था। सब्जी वाले के पास गए तो वो लोग जो गणित पढ़ते थे उसको बहुत देर लगी, ऐसे ऐसे ऐसे।
बराबर है, कितने पैसे, उसने फटाक बता दिया इतने, उसने तुरंत 100 की नोट दी, वो बोले कि 32 तू मुझे दे दो, 68 हुआ है, 32 मुझे दे दो। तो उसने बराबर वो कैलकुलेटर दबाया, वो बराबर किया, वो कहीं और गया, तुरंत कैलकुलेशन, या इतना हुआ है। तो हमने जो उसका ऑब्जर्वेशन करके शिक्षक को बताया था कि कोई असाधारण बात दिखे तो बताना, असाधारण क्षमता क्या उसमें दिखी। तो दो ने बताया कि इसमें एक क्षमता हमने देखी, गिनती तुरंत करता है। तो ऐसी 4-5 बातें ध्यान में आई जब हमने उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया। तो अब क्या हुआ, वैदिक मैथ्स के क्लास में उसको बिठाए। अब उसका तो शुरुआत थी, और कोई विषय पढ़ने नहीं थे, पूरे दिन वैदिक मैथ्स वैदिक मैथ्स वैदिक मैथ्स। तो पूरे जो वैदिक मैथ्स के 2-2, 3-3 साल से क्लास कर रहे थे, उसके 6 महीने में उसके 7 हो गया, क्योंकि वो तो सीख कर आया था, उसके पास वो संस्कार थे, असाधारण क्षमता थी। लेकिन इसको तो कोई देखता ही नहीं था। अब बाद में उसको आगे बढ़ाया, उसके लिए शिक्षक रखे, क्योंकि माता पिता तो अच्छे समर्थ थे, तो उसको बताया, उसके लिए अलग से शिक्षक रखे। ये सब हुआ, आपको पता है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तुषार तलावट करके आप डालेंगे, इसमें यूट्यूब पर भी है, उसकी इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन हुई। वो कंपटीशन का जो सबसे कम समय में जिसका रिकॉर्ड था, वो ब्रेक कर दिया उसने। अब इसके पास भाषा की क्षमता नहीं थी, तो फेल होता था। अब यदि संयोग से यदि वो नहीं हुआ होता, आया नहीं होता, तो ये असाधारण क्षमता उसकी बाहर ही नहीं आई होती। तो ये कौन, एक शिक्षक लाया, नहीं तो वो कभी नहीं होता। कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती, कितने साधन बढ़ जाते, कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन ऐसी अनेक संभावनाएं जो बच्चों में होती है। कोई अच्छी स्टोरी कह सकता है, कोई अच्छा विवरण कर सकता है, कोई अच्छा गणित कर सकता है, कोई अच्छा विचार कर सकता है, कोई अच्छा बोल पाता है। तो सबसे पहला हमारा काम वहां शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से। ये जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक सही मायने में शिक्षक का काम हम नहीं कर पा रहे, तब तक ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। इधर से लिया, इधर दिया, इधर से लिया, इधर दिया। पहला शुरू है ऑब्जर्वेशन। वो जितना बढ़ेगा, अच्छा होगा, उतना हम अच्छी तरह से उसका अवलोकन करके उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रथम कोश समझना, उसका नाम है अन्नमयी कोश। समझ में आया? इसका एक उदाहरण ले दे रहा हूं। ये जो ट्यूबलाइट है, ये पंखा है, ये माइक है, वो सारी की सारी जितनी भी कार्यकारित्व जिसमें है वस्तुओं में, उसके अंदर 5 तरह के एक सिस्टम चलती है। उसमें प्रथम जो हमारे संपर्क में आती है, वो आकार वाली, फॉर्म वाली। माइक का फॉर्म, पंखे का फॉर्म, लाइट, लैंप, ये सभी फॉर्म दिखता है बाहर, जिसको हम फिजिकल फॉर्म कहते हैं। वो है अन्नमयी कोश, हमारा शरीर। सबसे पहली पहचान किससे होती है? शरीर से। सबसे पहला संपर्क, सबसे पहला प्रभाव शरीर, वो है अन्नमयी कोश। अब उसके पीछे एक शक्ति होती है जो दिखती नहीं है, इविजिबल है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। वो विजिबल नहीं है, वो दिखती नहीं है। इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे बच्चे के पीछे भी एक शक्ति है, विद्यार्थियों के पीछे भी एक शक्ति, हमारे पीछे भी, उसके पीछे भी है। उसको कहते हैं प्राण। वो होता है प्राणमयी कोश। बराबर है? प्रथम क्या हुआ? अन्नमयी कोश। दूसरा क्या हुआ? प्राणमयी कोश, वो शक्ति। वो शक्ति को कंट्रोल करता है, ऐसा एक होता है जिसमें एक स्विच होती है। वो स्विच ऑन हुई तो इलेक्ट्रिसिटी वहां गई तो लाइट चालू हो गई। स्विच चालू होते ही ये ऑन हुई, वो ऑफ होते ही ये ऑफ हो गई। बराबर? क्योंकि वो उसका कंट्रोलर है। ऐसे उसकी प्राण शक्ति का एक कंट्रोलर है, जिसको क्या कहते हैं? मन। बराबर? इसके लिए भय लगा मन में तो कांपने लगता है, आनंद प्रसन्नता हुई तो स्थिर हो जाता है। कंट्रोलर है वो, क्या है? मन। उसके ऊपर एक मैनेजर है जो मेन स्विच का काम करता है।
इसके पास भी कहां से आता है, सबके पास कहां से आता है, मेन चीज वो मैनेजर है। वो कौन है, बुद्धि है, विज्ञान में कोश। और एक अंतिम में पावर हाउस है जहां से ये सब उत्पन्न होता है, वो है आनंदमय कोश। बराबर है। ये 5 तत्वों के साथ जुड़ा है, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसका विकास पूरा जीवन चलता रहता है। और भारत की शुरुआत शिक्षा की यहीं से होती है कि आप शरीर से कुछ अलग हो, शरीर से कुछ ऊपर हो। नहीं तो पूरा जीवन वही पता नहीं चलता है कि तुम हो कौन। उसको यही पढ़ाया जाता है कि मैं अर्थात शरीर। और ये जब तक पढ़ाते हैं तब तक कोई भी प्रकार की शिक्षा की शुरुआत नहीं होती है, तब तक कोई मूल्य निष्ठा नहीं बन पाती है। मैंने कल बात की थी संस्थापक जी से, हमारे गुरुजी के बारे में। मैं बात कर रहा था कल कि गुरुजी ने यह बताया, राष्ट्रपति भी चिंतित थे, वेंकटरमन जी, भारत के भ्रष्टाचार को लेकर। कितना भ्रष्टाचार, कितना। सबसे अच्छे वेद यहाँ लिखे गए, सबसे बड़ा साहित्य का सर्जन, नीतिमत्ता के साहित्य का सर्जन भारत देश ने, सबसे ज्यादा साहित्य। पता है ना आपको, एथिक्स के, चाणक्य नीति, विदुर नीति, सब अलग 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 प्रकार की नीतियां। वेद में कितने सूक्त। और इसका नंबर आरंभ के देशों में भ्रष्टाचार। तो ये चिंता थी क्योंकि इसका प्रायोगिकरण नहीं हुआ था। तो राष्ट्रपति ने पूछा कि इसका कब सुधार होगा, मैं ऐसी क्या व्यवस्था बिठाऊं। अब साधारण व्यक्ति होता तो कह देते कि ऑफिस में कैमरा बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा, सब जगह कैमरा लगा दो, पुलिस बिठा दो सब जगह पर, बराबर है। लेकिन गुरुजी ने बताया कि इससे कुछ होगा नहीं, इससे तरीका बदलेगा। कैमरे लगा दिए तो उसमें वो नहीं, बाहर जाकर आएगा। फोन टेप रिकॉर्ड कर दिए तो फोन को छोड़कर सीधा बताएगा, बीच में किसी वकील को रखेगा, उसको वो दे देगा, वो उसको पहुंचा देगा। डायरेक्ट बात ही नहीं, तरीके बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से बदलाव नहीं हुआ है। रुकेगा कब? तो अंदर से। तो गुरुजी ने बताया कि मुख्य बात जो भारतीय शिक्षा में थी, हम लोगों को जो शिक्षा देनी है सही मायने में, हम उसको एक तो शिक्षा ये दे रहे हैं पाठ्य पुस्तक की, वो अच्छा है। ये आप, हमारा कोर्स तो भारतीय संस्कृति से सबसे ज्यादा नजदीक है बाहर की तरफ अपेक्षा है। लेकिन उसको मुख्यता से हमको जो पद्धति से देनी है, वो सबसे पहला रियलाइजेशन, अनुभूति वो करानी है। वो जो गुरुजी ने बताया, वो पहला है कि वो शरीर से ऊपर है, उसके पास और मूल्य है, उसके पास कुछ और है जो शरीर से ऊपर है। वो यदि करा दिया तो शिक्षा की शुरुआत हो गई। और उन्होंने ये बताया राष्ट्रपति को कि देखो, आप जो शिक्षा देते हो उसमें केंद्र बिंदु शरीर होता है। मैं अर्थात कौन? तो उसको पहले से सिखाया जाता है, तू अर्थात शरीर, तू अर्थात शरीर। शरीर अर्थात क्या? तो खून, हड्डी, बराबर, अलग अलग धातुएं, विटामिन, ये सभी, चमड़ी, हड्डी, खून, ये सब अर्थात शरीर, ये सबका समूह अर्थात शरीर। अब जब वो घूस लेता है या कोई गलत काम करता है तो वो हमेशा, हम लोग जो है ना, हम गणित से सोचते हैं पूरा। कोई बुलाता है तो हम सोचते हैं उसमें जाकर मुझे मिलेगा क्या और मेरा जाएगा क्या, दोनों सोचते हैं। कोई आपको बुलाता है तो आपका मन गणित से काम करता है, आप सोचते हैं कि वहां जाकर मुझे मिलेगा क्या, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी, कोई भी प्रकार का लाभ, मुझे क्या मिलेगा और दूसरा मेरा जाएगा क्या, बराबर है। ये दो ही हम सोचते हैं हमेशा, कहीं पर भी हो तो हम कितनी भी बड़ी बातें कहें, लेकिन सोच ये दो पर, हमारा निर्णय होता है वो ये दोनों पहलू पर ही होता है। कोई भी विद्वान हो, सामान्य हो, कोई भी, मैं भी यहाँ आता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ मुझे क्या मिलेगा, आर्थिक रूप से नहीं, कहीं पर अनेक संस्थाओं में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से मिलना चाहिए, मेरे मिशन के रूप में मुझे मिलना चाहिए। आप भी आते हैं तो आप भी इसी तरह से आते हैं कि हाँ, क्या हमको मिले, एक क्या जाएगा। तो वो जो लेता है तो उसको लगता है कि ये तो मैं ले लेता हूँ, कोई देखता नहीं,
कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है, तो लेने में क्या तकलीफ, तो ले लेता हूँ। अच्छा मेरा जाएगा क्या, तो मैं अर्थात क्या, शरीर, तो शरीर अर्थात क्या, तो खून, हड्डियां, चमड़ी, ये विटामिन वगैरह, तो वो ले लेता है। उसको पता है इसमें से तो कुछ गया नहीं, रिपोर्ट करवाया ब्लड का घूस लेने से पहले और बाद में, तो दोनों में फर्क आएगा, आएगा। कोई भी टेस्ट में आएगा, डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर कहीं पर, तो उसको लगा ये लिया, मेरा गया तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अर्थात शरीर हूं, तो उससे तो कुछ जाता नहीं है, तो वो गणित उसको बैठ गया कि ये तो लेने में कोई तकलीफ नहीं। यदि कुछ जाता तो तकलीफ थी, आता ही आता है तो क्या तकलीफ। लेकिन यदि वो पहले चाणक्य जैसे शिक्षक या हमारे जैसे जो संस्कृति को मानने वाले उसको सिखाएंगे बचपन से, पहले से, कि तू अर्थात शरीर नहीं, शरीर से बहुत कुछ ऊपर, ये पहली शिक्षा है। और ये सिखाएंगे तो उसको लगेगा कि मैं जब लेता हूं मेरा बहुत कुछ जाता है, लेने से कई गुना चला जाता है। जब मैं लेता हूं तब मैं लेने से, गलत लेने से बहुत कई गुना और कई ऊपर की वस्तु, कई ऊपर के तत्व जो दूसरे लोग प्राप्त भी नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ मेरा चला जाता है। तब वो स्वयं शासित होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन। इसी को क्या कहते हैं, अनु उपसर्ग है वहां पर। इसका अर्थात स्वयं, हमारा शब्द है ना स्वयं सेवक, बराबर, बाहर का कोई नहीं, बाहर कोई है और हम सेवक है ऐसा नहीं, हम स्वयं ही है। तो ये स्वयं अनुशासित है, उसके ऊपर कोई कैमरे की जरूरत नहीं है उसको अनुशासित करने के लिए, बाहरी प्रभाव की जरूरत नहीं है, वो स्वयं है, उसको अनुशासित, उसको कहते हैं अनुशासन। तो इसके लिए ये 5 कोष समझना जरूरी। उसमें ये 5 कोष है, उसमें हम देख सकते हैं कोई रोगी है, किसी में तकलीफ है, कुछ अन्नमय कोष में तकलीफ है, बच्चा आलसी है, चपल नहीं है, बराबर कार्य नहीं करता है, उसके प्राणमय कोष में तकलीफ है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, प्राणमय कोष में तकलीफ। अब ये 5 कोषों का केवल अभी मैंने नाम बताया। अब उसका जब हम वर्ग करते हैं कंटिन्यू, कुछ वीडियोस यूट्यूब पर है, आचार्य मेहुल भाई चैनल पर, जो आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ये पंचकोश का विज्ञान क्या करेगा, हमारे शिक्षक होने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। वो हम सुनेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। कोई भी बात में ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र में वो बहुत उपयोगी है। अच्छा मैनेजर बनना है, वो जरूरी है। जब तक वो अवलोकन नहीं कर पाता है व्यक्तियों का, तब तक वो न्याय नहीं कर पाता है उसके ऊपर। अंतिम बात एक कहता हूं, ये 5 कोष के सही में ये पहला गुण जो विकसित करना है वो, अकबर का नाम आपने सुना होगा, उसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत जगह पर वाराणसी में गुरुकुलों में ये कही जाती है। उसकी एक बेगम थी, और बीरबल वहां पर पूरा मतलब बीरबल का चलता था, बड़प्पन था उसका, मंत्री पद था उसके पास, पता है आप सबको। और बड़प्पन और बड़ा पद कभी भी ईर्ष्या बिना का नहीं होता है, ये ईर्ष्या इसके साथ गिफ्ट में आती, बराबर। कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में यदि बड़ा बने तो वो किसी का बिगाड़ता नहीं है बड़ा बनकर, लेकिन ऐसा नियम है जगत का, वो चाहे राम भी बन जाए, कृष्ण भी बड़े बन जाए, तो भी ईर्ष्या से मुक्त वो नहीं हो सकते। किसी को तो उसके ऊपर ईर्ष्या है, क्योंकि बड़प्पन ईर्ष्या बिना का नहीं होता है। तो बीरबल जैसे बना तो बहुत की आंखों में चुभता, ये बड़ा बन गया है। वो नहीं देखते कि वो अपनी क्षमता से बड़ा बना, उसने उसके ऊपर साधना की है, तप किया है, क्योंकि ये उसको किसी ने भी पढ़ाया नहीं बचपन से। तो उसकी बेगम थी, उसका भाई भी किसी और जगह पर मंत्री था, छोटे राजा के पास। और स्त्री का एक स्वभाव है कि अपने भाई को, अपने
मतलब जो उसके मायके वाले लोगों को वो आगे करना है, लिंक लगा के, बराबर ना। तो उसने सोचा कि ये मेरा पति है, वो तो राजा है, उससे तो कोई गुना बड़ा, और ये बीरबल है, वो नहीं हमारा सगा है, नहीं हमारा कोई ये है, नहीं तो हमारा कोई संबंध है दूर दूर तक, तो इसके स्थान पर मेरा भाई आ जाए तो कितना अच्छा, बराबर। लोग ऐसा सोचते ना, घर का ही घर में रहे, वो सब बाहर चला जाता है इसीलिए। तो उसने बताया कि देखो हम बीरबल को इतना अच्छा सब कुछ दे रहे, व्यवस्था दे रहे हैं, तो अंत में तो बाहर ही गया ना, बोले उससे अच्छा मेरा भाई है। अब उसकी सोच इतनी ही है तो वो इतना कहता है, तो आप उसको ले लो तो घर का घर में ही रहेगा, कदाचित आप जाएंगे तो कभी राज्य भी संभाल लेगा, अपना ही ये है सब, तो बाहर क्यों दे। तो उसने 1-2-3 बार मना किया, लेकिन बहनों का एक स्वभाव होता है, वो जिसके पीछे पड़ जाए उसकी खाल निकाल दे। तो जब जब कुछ भी प्रश्न आए तो मेरे भाई का क्या किया, भाई का क्या किया, मेरे आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा। अब उसने तो सोच ही लिया था कि ये पूरा नंग है, ये यहाँ आएगा तो राजा क्या पूरा बेच देगा, लेकिन तो भी बार बार फॉलो करते रहते हैं कि क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो वो बोले देखेंगे। अब उसने नहीं, आप या हाँ कहो या ना कहो, मुझे कारण कहो। आप ना कहते हो, हाँ कहते हो तो कारण की जरूरत नहीं, तब हाँ काफी है। ना कहते हो तो पूरा ब्यौरा दो, बराबर। क्यों? आप उसके ऊपर द्वेष मत करो, बोले कि वो मेरा भाई है, आप बीरबल के प्रति मोहित हो, बराबर। इससे कई गुना अच्छा वो काम करता है, आपको इसका मोह लग गया है या कुछ आपके ऊपर कर दिया है, ये बहुत भाषा है ना पहले से, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वही नजर है। तो उसने बोला ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, आप समझ लेना। तो एक दिन वो एक कार्यक्रम था, उसके लिए 3 दिन पहले बराबर सबको बुलाया था। तो ऐसी तो छोटी छोटी घटनाएं रोज होती रहती है। तो अचानक एक जो अश्वशाला थी, घोड़े की शाला थी, उसमें सब रखते थे घोड़े, उसके सब पीले वगैरह। तो वहां ने एक घोड़ी ने 2-3 घोड़ी ने बच्चा दिया, एक घोड़ी ने कुछ 3-4 बच्चे दिए थे, ये सब हुआ, 4 बच्चे दिए थे। तो उसकी डिलीवरी हुई, प्रसूति हुई थी घोड़ी की। तो वो अश्वशाला से वो लोग कहने के लिए आए। अब वो उनका भाई था रानी का, वो आ गया था कार्यक्रम में, सामने ही बैठा था, सब लगाकर बैठे थे। तो सामने वो दिखा, तो उसको बताया कि जाओ तो अश्वशाला में आप एक काम करो, अभी और कोई है नहीं, बीरबल आया नहीं है अब तक, अब आप काम करो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है नहीं, ब्यौरा लेना है। तो ये 3-4 लोग आ रहे हैं, तो अभी कार्यक्रम बड़ा चालू होने वाला है, आप एक काम करो, ब्यौरा लेकर आओ, क्या हुआ है वहां देख कर आओ। घोड़े तो घोड़ी को कुछ प्रसूति हुई है, तो उसके लिए कौन सा अश्व हुआ, क्या हुआ, वो सब क्या, कितने बच्चे आए वो देख कर आओ। तो गया, भागा गया और उसको पूछा कितने बच्चे हुए घोड़ी को, वो बोले 4। तुरंत वापस आया ब्यौरा लेकर कि 4 बच्चे हुए। अच्छा किस कलर के हैं, तो वो देख कर आता हूँ। फिर वहां गया, तो फिर वो कहा कि कैसे है, तो वो लिख कर आया कि 2 ये है, काला है, का है, क्योंकि उसके ऊपर से निर्धारण होगा कि उसको क्या। फिर आया कि अच्छा वो कुछ दवाई दी, ट्रीटमेंट चल रही है, वो पूछा नहीं, वापस गया उसे। फिर बताया उसकी देखभाल कौन कर रहा है, अब मैंने तो पूछा था लेकिन वो नहीं पूछा कि कौन कर रहा है, वापस गया। एक बात वो पूछते गए, वो जाता गया, आता गया, 5-6 बार आया, और तब तक बीरबल आ गया था। अब उन्होंने बताया कि बीरबल ब्यौरा लेकर आओ, जाओ, घोड़ी को क्या हुआ है, बस इतना ही बताया। वो आया और तुरंत गया और लिख कर आया, सब आकर बैठा। रानी यहीं पर है, उसने बताया बीरबल कितने बच्चे, उसने बोला इतने 4। किस कलर के, तो ये, कौन उसकी संभाल रहा है, ये औषध कौन दे रहा है, ये तबीयत कैसी, ऐसी, उसको कहाँ पर रखा है, ये। तो बोले कि ये जवाब इतना सब बता दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया बीरबल ने कि देखिए
दो ऐसे है कि जो लड़ाई के घोड़े बन सकते हैं, एक का ऐसा है, एक का कलर ऐसा है, अश्व का वैद्य ने ऐसा बताया है, तो इसको इस तरह से रखा है। उसका 1 महीने की प्लानिंग है। रानी को पूछा दोनों में फर्क लगा कुछ? इसको रखकर मैं ज्यादा बिजी होगा कि ज्यादा फ्री होगा? तेरे भाई को रखा तो मेरा काम बढ़ेगा या घटेगा? ज्यादा काम में होगा या ज्यादा फ्री होगा? मैं क्यों रखता हूं? मुझे खाली होना है। कोई व्यक्ति क्यों रखता है दूसरे को? उसको खाली होना है, फ्री होना है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम शिक्षक हैं। पहली हमारी जिम्मेदारी ये है कि शिक्षा के कार्य को हम पूरा न्याय दें। सबसे प्रथम ये जिम्मेदारी है, पूरा का पूरा न्याय। शिक्षक होने के नाते हमको पूरा न्याय उसका देना है। कोई देखे फॉलो प्ले ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन पहला कर्तव्य शिक्षक का हमारा जो सबसे श्रेष्ठतम कार्य बताया है हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा परोपकार का कोई कार्य बताया है जो कोई कर सकता है, तो वो शिक्षक है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, वो आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पावरफुल ब्रेन, सबसे बड़ा कार्य किसका है? तो शिक्षक का है। क्योंकि राजा को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, पूरे के पूरे साइंटिस्टों को तैयार कौन करता है? तैयार शिक्षक करता है। एक डॉक्टर जब वो शिक्षक नहीं बनता है तब तक वो दूसरे डॉक्टर को तैयार नहीं कर पाता है। एक डॉक्टर अच्छी चिकित्सा कर सकता है, लेकिन जब चेन की बात आए, सिस्टम अप्रोच की बात आए, वो तो पर्सन अप्रोच हो गया, तब उसको शिक्षक बनना पड़ता है, तभी वो कर पाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने आज बात की, वो सामर्थ्य की पहली कड़ी अवलोकन शक्ति है। इसके लिए हमको पहला काम क्या करना है? जो हमारे पास विद्यार्थी है, 10, 15, 20, 25 गट है, अलग अलग, उस पर हमको अवलोकन करना है। तो अवलोकन में क्या देखना है? सबसे प्रथम गुण और दोष। जो संस्कृति के अनुसार कुछ गुण बताए हैं, पता है आपको, कुछ दोष है जो सामान्य है, जो आप जानते हैं, सही, अच्छा, सत्य बोलना, नहीं बोलना, प्रामाणिकता, ये सभी की मैपिंग है पूरी, बराबर। ये सब जब हम साधारण रूप से ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पहला स्टेप ये है। उसके आगे के आते जाएंगे, वो हमारी अवलोकन शक्ति को दृढ़ करें, वो हम पहचान कर उसको क्या शिक्षा देनी है, उसको किस तरह से बदलना है, उसको किस तरह से सुधारना है, वो सब हम काम कर पाएंगे। तो आज हमने संक्षिप्त में इतनी बात कही, पंचकोश के नाम, उससे जुड़ा हुआ तत्व, उसका उदाहरण, बराबर, ये देखा, आपको याद होना चाहिए। उसका पूरा जो डिटेल है वो पंचकोश के अनेक वीडियो है, आचार्य मेहुल भाई मेरा नाम है, उस चैनल पर, चैनल का भी वही नाम है। और गुरुकुलम की एक ऐप है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम नाम की, उसमें ऐप, प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड करके उसमें भी बहुत सारे पंचकोश के हैं। आपको अध्ययन, शिक्षक होने के नाते सर्वप्रथम पंचकोश का अध्ययन करना है, क्योंकि तभी हम बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उसको सीक्वेंस से दे पाएंगे। और अलग अलग विषय बाद में पढ़ते जाना है। उसमें मैं 5 बातों की बात अगली बार करूंगा, जब मैं दूसरे सत्र में आऊंगा, तब कि आप में वो क्या 5 चीजें होनी चाहिए जिससे आप बच्चे को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक कितना भी हमारे पास ज्ञान है, जितना अच्छा एक बहुत विद्युत का ऐसा बड़ा वो है, मतलब पावर सेंटर, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक यहाँ बिजली नहीं आएगी। हमारे पास कितना भी ज्ञान है, जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक वहां बिजली नहीं है। तो वो कनेक्ट कैसे होना है? शिक्षक को उसके साथ कनेक्ट कराने वाले गुण 5 है। जितना सहजता से हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, सहज हो पाएंगे, उतना कनेक्शन से हम उसको सुधार पाएंगे, हम उसमें बदलाव ला पाएंगे, हम कुछ शिक्षा उसको दे पाएंगे। तो इसकी बातें हम अगली बार करेंगे। आज का विषय पंचकोश था, उसके नाम, उससे जुड़ा तत्व, बराबर, उसका उदाहरण और
खास करके प्रथम जो बात है, जहां से शिक्षा की शुरुआत है, शिक्षक की जहां से शुरुआत है, वो हमने देखा, वो शिक्षा की शुरुआत अवलोकन से है। शिक्षक के पास जो सबसे बड़ा गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो है अवलोकन शक्ति। इतना कहकर अभी समय हुआ है, तो अगले सत्र में बहुत सारी बातें हैं, तो अगला सत्र जब होगा तब हम इसके आगे की बात करेंगे, अवलोकन शक्ति से आगे की बात। तब तक आप उसका प्रायोगिक करिएगा अपने आप, वो आगे का। और आपको कोई प्रश्न आगे आएंगे, आप जब अवलोकन करने जाएंगे तो कैसे करना है, वो सबसे पहले आप स्थूल रूप से अवलोकन करने की करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे के विषय लेंगे। हाँ, काई कोઈને હોય તો પહેલી વાર છે તો કદાચ પહેલી વાર आज के विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। शायद सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो अर्थ है। प्रश्न किसी को नहीं है तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो बिल्कुल समझ ना आया हो तो भी प्रश्न नहीं होते, बराबर, ये पहला स्टेप है। लेकिन ऐसे आप है नहीं, तो दूसरा अर्थ में मान लेता हूँ, बराबर है। वो आगे के लिए तो पूरे तैयारी कर देंगे, क्योंकि आज का तो सब समझ में आ गया है, बराबर। तो आगे के लिए हम आएंगे। आपको इसकी थोड़ी तैयारी करिएगा आप, उसके बाद में बताऊंगा कि आपको पढ़ाना किस तरह से है। आप समझ गए ना। पहली बात होता है कि आपके साथ बच्चे को कंटाला नहीं आना चाहिए, वो जाए ऐसी प्रार्थना अंदर से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम छोटे थे तब पढ़ते थे, तो एक शिक्षक थे, तो जब उनके कोई माता पिता भी मर जाते थे या चाचा चाची, तो भी छुट्टी होती थी स्कूल में। तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तो एक शिक्षक थे ऐसे, तो सब मतलब वो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा ज्यादा, लेकिन अति हमको डांटते थे। वो पूरा वो तो एक हमारा वो रडार में ही हम रहते थे उसके, वो चोर पुलिस का रहता था ना इस तरह। तो उसके कोई मर गई तो बहुत आनंद आया उस दिन हमको। ये तो छुट्टी हुई, एक दिन इससे बच गए, बराबर। हमारा व्यवहार, ये एक मैंने उदाहरण दिया, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमको उससे संयुक्त होना है, वो किस तरह से होना है, बराबर है। उसकी बात जो मानस शास्त्रीय है वो अगली बार करेंगे, अगली बार, बराबर है ना। आपको स्वेच्छा से आना है, बहन कहे या वो कहे ऐसा नहीं। मेरा विषय ऐसा होता है कि शिक्षा के सारे माता पिता को हम वो करते हैं, उसको बाध्य करते हैं, बराबर नहीं। शिक्षक स्वतंत्र है, आपको आना है तो आइएगा, बराबर है। दो बात रखेंगे, एक अंदर बैठने वाले और जिसको नहीं बैठना है, स्वेच्छा से। ऐसा कोई मेरे पर द्वेष ऐसा नहीं है, और मैं गलत भी नहीं मानूंगा। तो वो आप स्वेच्छा से, यदि आप चाहते हैं सीखना है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, इसके लिए यहाँ कहना भी जरूरी नहीं है। तो, लेकिन यदि आप सही मायने में चाहते हैं, कोई स्ट्रेस के या दबाव के बिना, बहन के या संस्थापक जी के, बराबर ना। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और आपकी तरह ही मैंने आरंभ किया था गुरुकुल में, बराबर, पढ़ाने का। तो इसलिए मैं आपकी मनोविज्ञान जानता हूँ, आपकी मानस स्थिति तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब था तब मैं क्या सोचता था। तो इस तरह से स्वेच्छा से आप आएंगे तो ये विषय आपकी स्किल को बढ़ाने वाला है वास्तव में। इसके लिए आपके धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी पाठन कला, आपकी जो स्किल है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है। ये तो अगली बार मैं आऊँगा, आपको दिनांक दे देंगे, बहन जी आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। तो आज का विषय हम समाप्त।